हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन आप सभी की सोशल साइंस एजुकेटर आज के सेशन में लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 9th की सामाजिक विज्ञान में ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है जलवायु। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 4 जलवायु के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसके पहले इस सेशन को मैंने आपको कई सारे पार्ट्स में पढ़ा दिया है। उम्मीद है कि सारे पार्ट्स आपने देख लिए होंगे, सारे लेक्चर्स आपने अटेंड कर लिए होंगे। अब आज बारी है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। तो सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी आज के इस लेक्चर को आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करवाता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ। जी हाँ, हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, और इतने सारे बोर्ड के सिलेबस को एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ कंप्लीट कराया जाता है। अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहते हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। तो चलिए, इतनी सारी अच्छी बातों के साथ और आपके लाइक शेयर के साथ शुरू करते हैं आज का ये सेशन, जो कि है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो टोटल आपको 30 सवाल कराए जाएंगे, 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आज आपको कराए जाएंगे। और हाँ जी, सभी स्टूडेंट्स पेन पेपर लेके बैठ जाएं। ऑलराइट, 1 से 30 तक की नंबरिंग उसमें कर लें और जो भी आपका आंसर आपको लगता है A, B, C या D, ठीक है, उसको उस क्वेश्चन नंबर के सामने आपको लिख लेना है। और जैसे ही 30 सवाल खत्म होते हैं, आपको जल्दी से काउंट करके बताना है कि 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। तो सभी रेडी हैं? पेन पेपर सभी ने रख लिया? ऑलराइट, चला जाए आगे। चलिए, तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और हाँ जी, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको पेपर में लिखने के साथ साथ कमेंट में भी आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है, 2 का क्या है, ऐसे पूरे करके 1 से लेकर 30 तक के आंसर आपको कमेंट में भी बताने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला सवाल है आपके सामने कि जाड़े में तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा का क्या कारण है। क्या पूछा गया है? जाड़े में तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा का क्या कारण है। ठंड के मौसम में जब तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा होती है, वो किस कारण से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है क्या, उत्तर पूर्वी मानसून से होती है, या फिर ऑप्शन सी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात से होती है, या फिर ऑप्शन डी स्थानीय वायु परिसंचरण से होती है? तो जल्दी से बता दें भाई, तेजी से आप सभी कमेंट करके बता दें कि क्या लगता है आपको। क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर रही हूं। जाड़े में यानी कि ठंड के मौसम में तमिलनाडु के तटीय भागों में जो वर्षा होती है वो किस कारण से होती है? A, B, C, D, 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से बताइए कमेंट करके। चलिए तो देखा जाए। तो ये जो बारिश होती है वो होती है उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। जी हाँ, किसके कारण होती है? उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनों के कारण तमिलनाडु के तटीय भाग में। ये है आपकी उत्तर दिशा और ये है आपकी पूर्व दिशा, ठीक है। तो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण तमिलनाडु के तटीय भाग में क्या होती है? शीत ऋतु में बारिश होती है। ऑलराइट, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। क्वेश्चन की डिमांड है, दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है। क्या पूछा गया है? कौन सा तथ्य गलत है, किसके संदर्भ में? दक्षिण भारत के संदर्भ में, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया? गलत स्टेटमेंट फाइंड करना है, पहली बात। अब 4 ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनना। पहला ऑप्शन है दैनिक तापांतर कम होता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है वार्षिक तापांतर कम होता है। तीसरा ऑप्शन है तापांतर वर्ष भर अधिक रहता है। ऑप्शन 4 नंबर का है, ऑप्शन डी है विषम जलवायु पाई जाती है। क्या लगता है दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? दैनिक तापांतर कम होता है, वार्षिक तापांतर कम होता है, तापांतर वर्ष भर अधिक रहता है, विषम जलवायु पाई जाती है। देखा जाए भाई आंसर, आपको क्या लगता है? सभी के कमेंट आ गए। चलिए तो देखते हैं। इसका सही आंसर है विषम जलवायु पाई जाती, यानी कि कथन ये गलत है, ठीक है। क्या है? ये वाला कथन गलत है, ठीक है। अब कैसे है? क्योंकि दक्षिण भारत की बात कही गई है और दक्षिण भारत में एक सी जलवायु पाई जाती है। कैसी? सम जलवायु पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि दक्षिण भारत जो है
दक्षिण भारत कहाँ है भाई? प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जानते हैं इसको। और इसके चारों तरफ क्या है? इसके चारों तरफ समुद्र है। तो जो समुद्री इलाका रहता है वहाँ के आसपास के क्षेत्रों में कैसी जलवायु पाई जाती है? सम जलवायु पाई जाती है। ठीक है, क्लियर? तो ये कथन गलत है। ऑलराइट, चलिए सवाल है अगला। तीसरा सवाल है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? सिलचर में, चेरापूंजी में, मौसिनराम में या फिर गुवाहाटी में? सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है विश्व में? और ये भारत का स्थान है भाई। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? सिलचर, चेरापूंजी, मौसिनराम या फिर गुवाहाटी? देखा जाए, चेक किया जाए तो इसका सही आंसर है मौसिनराम। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मौसिनराम में होती है। कितनी होती है जानते हो? ये होती है 400 सेंटीमीटर लगभग प्रति वर्ष। ठीक है, औसत वर्षा, औसत वर्षा। ऑलराइट, क्लियर? 3 सवाल हो चुके हैं। बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ। चौथा सवाल है, मई महीने में पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहा जाता है? बताओ भाई, मई महीने में और कहां पर? पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहा जाता है? लू, व्यापारिक पवन, काल वैशाखी या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए जल्दी से। मई महीने में पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल भरी आंधी, लू, व्यापारिक पवन, काल वैशाखी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है भैया काल वैशाखी। पूछा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में धूल भरी आंधी को क्या कहा जाता है? काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है। और ये काल वैशाखी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो हिंदी माह है, हिंदी माह वैशाख का माह है, उसमें चला करती है। हिंदी माह तो सभी को पता है, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, ये सब सभी को पता है। तो मई महीने का जो महीना होता है वो हिंदी माह के अकॉर्डिंग वैशाख का महीना होता है। और इस महीने में पश्चिम बंगाल में जो धूल भरी आंधी चला करती है उसे क्या कहा जाता है? उसे काल वैशाखी कहा जाता है। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब से होता है? भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब से होता है? बताओ भाई जल्दी से। 1 मई से, 1 जून से, 1 जुलाई से, 1 अगस्त से? क्या लगता है भाई? जल्दी जल्दी जल्दी। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है और कंसेप्चुअल सवाल है। जी हाँ, इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आपको मानसून का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ये कंसेप्ट मैंने आपको एक पूरे लेक्चर में बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है। तो पूछा है भाई दक्षिण पश्चिम, ठीक है, ये हो गई आपकी पश्चिम दिशा और ये है आपकी दक्षिण दिशा। ऑलराइट, चलिए तो दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिण भारत में इधर से ही प्रवेश करता है ना, दक्षिण पश्चिम से दिशा से। ठीक है, और ये मानसून 2 शाखाओं में बटा होता है। एक है भाई अरब सागर शाखा और एक है आपकी बंगाल की खाड़ी की शाखा। ऑलराइट, क्लियर है? तो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब से होता है? आंसर है 1 जून। जी हाँ, कब से? 1 जून से मानसून यहाँ से भारत में प्रवेश कर जाता है और जुलाई तक भारत के पूरे भागों में पहुंच जाया करता है। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, जाड़े में सबसे ज्यादा ठंड कहाँ पड़ती है? गुलमर्ग, पहलगांव, खिलनमर्ग या फिर जम्मू? सारे के सारे पर्वतीय इलाके ही हैं। तो ठंड के मौसम में, जाड़ा यानी कि ठंड के मौसम में सबसे ज्यादा ठंड कहाँ पड़ती है? गुलमर्ग, पहलगाम, खिलनमर्ग या फिर जम्मू? तो चेक किया जाए। देखें भाई साहब, तो जाड़े के मौसम में सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है पहलगाम में। ठीक है, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 7 है, ग्रीष्म ऋतु का, ध्यान से सुनना है, ग्रीष्म ऋतु का कौन सा स्थानीय तूफान है? स्थानीय तूफान की बात कही गई है, तो ग्रीष्म ऋतु का कौन सा स्थानीय तूफान है जो कहवा की खेती के लिए उपयोगी होता है? किसके लिए? कहवा, कॉफी की खेती के लिए उपयोगी होता है। आम्रवर्षा, फूलों वाली बौछार, काल वैशाखी या फिर लू?
बताओ जल्दी से, क्या लगता है आपको? जल्दी जल्दी तेजी से बताना है। ग्रीष्म ऋतु का कौन सा स्थानीय तूफान है जो कहवा की खेती के लिए उपयोगी होता है? तो इसका सही आंसर है भाई काल वैशाखी। काल वैशाखी वैशाख माह में, हिंदी महीने के वैशाख माह में चलने वाली तेज धूल भरी आंधी है, ठीक है, जो कि मई के महीने में चला करती है। अब जल्दी से आप सभी एक कमेंट करके मुझे बता दें कि काल वैशाखी किस राज्य में चलती है। ये जो तेज धूल भरी आंधी है, यह जो तूफान है, वो किस राज्य में चला करता है? क्लियर? चलिए, क्वेश्चन क्लियर है तो जल्दी से कमेंट करके बता दें आप सभी। अब देखें, क्वेश्चन नंबर 8 है, जाड़े में किस दिशा से चक्रवात आकर भारत में वर्षा करता है? जाड़े में किस दिशा से चक्रवात आकर भारत में वर्षा करता है? जाड़े में, ठंड के मौसम में किस दिशा से चक्रवात भारत में प्रवेश करता है और भारत में वर्षा करता है, ये पूछा गया है आपसे। ऑप्शन ए है उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। क्या लगता है? ए, बी, सी, डी? जल्दी बताएं भाई, जल्दी। जाड़े में किस दिशा से चक्रवात आकर भारत में वर्षा करता है? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व या फिर दक्षिण पश्चिम? तो इसका सही आंसर है भाई साहब उत्तर पश्चिम। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, मानसून पूर्व वर्षा से तमिलनाडु में किस फसल को लाभ होता है? जो वर्षा मानसून से पहले होती है तमिलनाडु में, उससे किस फसल को लाभ पहुंचता है? ऑप्शन ए है कपास को, ऑप्शन बी है कहवा को, ऑप्शन सी चाय को, ऑप्शन डी मूंगफली को। क्या लगता है, मानसून से पहले जो वर्षा होती है तमिलनाडु में, उससे किस फसल को लाभ पहुंचता है? कपास को, कहवा को, चाय को, मूंगफली को? चेक किया जाए। चलिए तो देखते हैं। तो इसका सही आंसर है कहवा को। मानसून पूर्व वर्षा से तमिलनाडु में कहवा फसल को लाभ पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? बहुत ही आसान लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? फारसी, अरबी, हिंदी या फिर अंग्रेजी? जल्दी से बताओ, क्या लगता है आपको? मानसून शब्द सुन के क्या लगता है? देखो भाई, जब कोई भी शब्द हम सुनते हैं, लिखा हुआ देखते हैं, पढ़ते हैं, तो समझ में आ जाता है कि किस भाषा का है, ठीक है? तो आप जल्दी से बताएं आपको क्या लगता है, फारसी, अरबी, हिंदी या फिर अंग्रेजी? देखा जाए भाई, सभी का कमेंट आ गया। तो मानसून शब्द जो है वो अरबी भाषा के शब्द से लिया गया है, ठीक है? क्लियर हो गई बात? चलिए अब देखें, 11वां सवाल है, शरद ऋतु अथवा लौटते हुए मानसून के समय भारत के किस क्षेत्र में वायु दाब बढ़ने लगता है? ठीक है, लौटता हुआ मानसून, शरद ऋतु का मौसम होता है, उस समय भारत के किस क्षेत्र में वायु दाब बढ़ने लगता है? किस क्षेत्र में उच्च वायु दाब का क्षेत्र बनने लगता है? ये बात आपसे पूछी गई है। ऑप्शन ए है उत्तर पूर्वी, ऑप्शन बी है उत्तरी दक्षिणी, ऑप्शन सी है उत्तर पश्चिमी या फिर ऑप्शन डी है दक्षिण पूर्वी? क्या लगता है, शरद ऋतु अथवा लौटते मानसून के समय भारत के किस क्षेत्र में वायु दाब बढ़ने लगता है? देखा जाए तो देखें, इसका सही आंसर है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। लौटते हुए मानसून के समय उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में वायु दाब बढ़ने लगता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मौसम रम में वर्षा का औसत कितना है? क्या पूछा गया है? मौसम रम में वर्षा का औसत कितना है? 100 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर या फिर 400 सेंटीमीटर? अभी हमने जाना था कि भारत का ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर विश्व की सबसे ज्यादा बारिश होती है, तो वो स्थान का नाम है मौसम रम, ठीक है? अब यहाँ पर कितनी वर्षा होती है, कितनी औसत वर्षा होती है? 100 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर या फिर 400 सेंटीमीटर? ए, बी, सी, डी? देखा जाए, सबके कमेंट आ गए। चलिए, तो क्या लगता है आपका सही आंसर? क्या सभी ने 400 सेंटीमीटर ही बताया है? ठीक है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है कि विश्व का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान मौसम रम है, जहां पर 400 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। चलिए,
क्वेश्चन नंबर 13 है, चेरापूंजी और मौसिनराम किस राज्य में स्थित है? जहां पर विश्व की सबसे ज्यादा बारिश होती है, तो वो स्थान भारत के किस राज्य में स्थित है? कहां पर है वो जगह? असम में, त्रिपुरा में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में? A, B, C, D देखा जाए। चलिए, तो चेरापूंजी और मौसिनराम कहां पर स्थित हैं? मेघालय में स्थित हैं। चेरापूंजी और मौसिनराम किस राज्य में स्थित हैं? मेघालय में स्थित हैं। ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 14, किस महीने में मानसून सारे देश में फैल जाता है? बताओ जल्दी से, किस महीने में मानसून सारे देश में फैल जाता है? मई में, जून में, जुलाई में, सितंबर में? क्या लगता है? बताओ जल्दी जल्दी जल्दी। देखा जाए, किस महीने में मानसून सारे देश में फैल जाता है? मई, जून, जुलाई, सितंबर। क्या है इसका सही आंसर? जुलाई में। ठीक है, अब कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आप बोलोगे जून भी हो सकता है इसका आंसर, तो नहीं। पूछा क्या गया है कि मानसून सारे देश में फैल जाता है, जुलाई में फैल जाता है। और शुरुआत की हम बात करें तो जून में प्रारंभ होता है, जून के पहले सप्ताह से प्रारंभ होता है। ठीक है, कहां से प्रवेश करता है? ये कहां से प्रवेश करता है? जल्दी बताओ भाई। ये रही आपकी उत्तर दिशा, ये रही आपकी पूर्व दिशा, ये है आपकी पश्चिम दिशा, और उत्तर के अपोजिट में ये रही आपकी दक्षिण दिशा। और मानसून भारत में कहां से प्रवेश करता है? दक्षिण पश्चिम दिशा से प्रवेश करता है। कब प्रवेश करता है? 1 जून को प्रवेश करता है, और कुछ इस तरीके से जुलाई तक, ठीक है, जुलाई के महीने तक पूरे भारत में फैल जाता है। हमसे क्या पूछा है कि किस महीने तक मानसून पूरे देश में फैल जाता है? तो जुलाई तक फैल जाता है। और शुरू कब होता है? 1 जून से शुरू होता है। और भारतीय मानसून को कितनी शाखाओं में बांटा गया है? 2 शाखाओं में बांटा गया है। कौन कौन सी हैं वो 2 शाखाएं? तो एक है आपकी अरब सागर शाखा, अरब सागर शाखा, और इस तरफ पूर्व की तरफ है आपकी बंगाल की खाड़ी शाखा। ऑलराइट, क्लियर। अब देखें, क्वेश्चन नंबर 15 है, ग्रीष्म ऋतु में भारत के उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? क्या पूछा गया है? ग्रीष्म ऋतु में भारत के उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को क्या कहा जाता है? बताओ भाई जल्दी से। उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन, काल वैशाखी, व्यापारिक पवने, लू, या फिर इनमें से कोई नहीं? ग्रीष्म ऋतु में भारत के उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन क्या कहते हैं? जल्दी बताओ फटाफट से। उत्तर भारत की बात हो रही है, उत्तरी मैदान की बात हो रही है। काल वैशाखी कहते हैं, लू कहते हैं, व्यापारिक पवने कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं, यानी कि आम्रवर्षा कहते हैं? क्या जल्दी बताएं भाई। देखा जाए भाई, देखें तो देखें, इसका सही आंसर है लू। ठीक, उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, मानसून शब्द अरबी भाषा के किस शब्द से बना है? अब आप सोचो कि मानसून से संबंधित कितने सवाल बने और मानसून शब्द से संबंधित कितने सवाल बने। ठीक है, एक सवाल हमने क्या पढ़ा था कि मानसून किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। तो यहाँ पर बता भी दिया है कि मानसून अरबी भाषा के अब किस शब्द से बना है, ये बताते हुए पूछा गया है कि अरबी भाषा से बना है, लेकिन अरबी भाषा के भी किस शब्द से मानसून शब्द बना है। ठीक है, ये सवाल इस तरीके के अक्सर आते रहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मौसम से बना है क्या, या मौसिम से बना है, या मौसिर से बना है, या मुहाजिर से बना है? क्या लगता है? मौसम, मौसिम, मौसिर, मुहाजिर? ABCD चेक किया जाए, देखा जाए। तो चलिए आइए देखते हैं, और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मौसिम। मानसून शब्द अरबी भाषा के किस शब्द से बना है? मौसिम शब्द से बना है, याद रखना है भाई। चलिए अब देखें, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित प्रदेशों में कहां आम्र वृष्टि होती है? बताओ जल्दी से, निम्नलिखित प्रदेशों में कहां आम्र वृष्टि होती है? महाराष्ट्र तथा गुजरात, केरल तथा कर्नाटक, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश, असम तथा मेघालय?
4 ऑप्शन में 8 राज्यों के नाम आपको दिए हैं, 2-2 के जोड़े में आपको राज्यों के नाम दिए हैं। तो बताओ वो 2 राज्य कौन से हैं जहां आम्रवृष्टि होती है। फिर से रिपीट करती हूँ ऑप्शन को। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र तथा गुजरात, ऑप्शन बी है केरल तथा कर्नाटक, ऑप्शन सी है तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है असम तथा मेघालय। चेक किया जाए तो देखें, केरल तथा कर्नाटक कहाँ होती है? केरल तथा कर्नाटक में आम्रवृष्टि हुआ करती है। जो इस समय केरल और कर्नाटक में बारिश हुआ करती है, वो बारिश आम को पका देती है, इसी वजह से उसे क्या कहा जाता है? आम के पकने में सहायक होती है, इसी वजह से उसे आम्रवृष्टि कहा जाता है। ठीक है, और अक्सर ये जून के महीने में होती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है? बताओ भाई, बहुत आसान सवाल पूछा है। भारत में शीत ऋतु की विशेषता, ठंडा दिन एवं गर्म रातें, ठंडा दिन एवं ठंडी रातें, गर्म दिन एवं ठंडी रातें, या ऑप्शन डी गर्म दिन एवं गर्म रातें। क्या लगता है आपको? ए, बी, सी या डी? चेक किया जाए। सभी के आंसर आ चुके हैं। चलिए तो देखते हैं कि आपका आंसर सही है या नहीं। तो आंसर क्या है? ऑप्शन सी है, गर्म दिन और ठंडी रातें। जी हाँ, ठंड के मौसम में क्या होता है? दोपहर में आसमान साफ रहता है, उजली धूप रहती है जो कि हमें गुनगुनी लगती है, अच्छी लगती है, और रातें बेहद ठंडी होती हैं। ऑलराइट, तो गर्म दिन और ठंडी रातें शीत ऋतु की विशेषता है भारत में। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में सर्वाधिक तापांतर किस क्षेत्र में पाया जाता है? बताओ जल्दी से, भारत में सर्वाधिक तापांतर किस क्षेत्र में पाया जाता है? अंडमान द्वीप में, थार मरुस्थल में, लेह में, या फिर कोच्चि में? बताइए जल्दी से, सबसे ज्यादा तापांतर कहाँ पाया जाता है? तापांतर यानी कि ताप में अंतर, कि दिन के समय कुछ और ताप है, रात के समय कुछ और तापमान है। ठीक है, तो भारत में सर्वाधिक तापांतर किस क्षेत्र में पाया जाता है? अंडमान में, थार में, लेह में, कोच्चि में? थार मरुस्थल में। अब मरुस्थलीय एरिया जो है, सबसे पहले तो बात कर ले, थार मरुस्थल कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, अब राजस्थान मरुस्थलीय इलाका है, यानी कि वहां पर क्या रहती है? रेत ही रेत रहती है। अब सूर्य दिन में निकलता है, ये बात तो सभी जानते हैं। तापांतर की बात हो रही है, इसलिए हम दिन और रात की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब सूर्य दिन में निकलता है तो सूर्य की रोशनी जब रेत पर पड़ती है तो रेत बहुत गर्म हो जाती है, और मरुस्थलीय इलाका पूरा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो दिन में वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है दिन में, और वही रेत रात में ठंडी हो जाती है। तो टेम्परेचर मान लो दिन में यहाँ का मान लो 45 डिग्री सेल्सियस है, ऐसा मान लो। ठीक है, तो रात में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, माइनस में तो नहीं पर कम हो जाता है। तो कितना हो सकता है? मान लो कि 30 डिग्री सेल्सियस हो या फिर 25 डिग्री सेल्सियस हो। ठीक है, तो ये तापमान में बहुत ज़्यादा अंतर समझ में आया आपको? ठीक है, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर हमें समझ में आता है, क्योंकि दिन के समय वही रेत बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है तो उसका तापमान बहुत ज़्यादा होता है, और रात के समय वही रेत बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है तो तापमान थोड़ा ठंडा हो जाता है। तो तापमान में ज़्यादा अंतर दिखाई देता है। तापांतर का मतलब क्या होता है? ताप में अंतर, कि दिन में टेम्परेचर कितना रहा और रात में टेम्परेचर कितना रहा। ऑलराइट, तो 19 सवाल हो चुके हैं, और 20वां सवाल है, भारत में जाड़े की ऋतु में किस प्रकार का वायुदाब बनता है? बता दो भैया। 2 प्रकार के वायुदाब हमने पढ़े हैं, निम्न वायुदाब, उच्च वायुदाब। ठीक है, तो भारत में जाड़े की ऋतु में किस प्रकार का वायुदाब बनता है? ऑप्शन ए है उच्च वायुदाब, ऑप्शन बी है निम्न वायुदाब, ऑप्शन सी है सामान्य वायुदाब, या फिर ऑप्शन डी कभी उच्च वायुदाब तो कभी निम्न वायुदाब। बता दो भाई जल्दी से, क्या लगता है आपको? भारत में ठंड के मौसम में, शीत ऋतु में किस प्रकार का वायुदाब बनता है? देखें तो शीत ऋतु में उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनता है। कौन सा? उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनता है। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, दक्षिण पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति कब होती है? अब दक्षिण पश्चिम मानसून पूछा है, और भारत में मानसून
किस दिशा से प्रवेश करता है, ये बात तो आप सभी को पता ही होगी। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को रिलेट करते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति कब होती है। अब तभी दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति होगी ना जब भारत में मानसून प्रवेश करता है। क्लियर हो रही है बात, क्या कहना चाह रही हूं मैं? तो सबसे पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। शरद ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु या ग्रीष्म ऋतु, क्या लगता है आपको? जल्दी से आपका कमेंट आ जाना चाहिए। दक्षिण पश्चिम मानसून की बात हो रही है, इसकी उत्पत्ति कब होती है? चलिए देखा जाए आंसर। तो इसका आंसर बनता है वर्षा ऋतु, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत में मानसून की 2 शाखाएं हैं। कौन कौन सी शाखाएं हैं? एक है अरब सागर शाखा और एक है बंगाल की खाड़ी शाखा। ऑलराइट, एक हो गई अरब सागर शाखा और एक हो गई बंगाल की खाड़ी की शाखा। अब भारत में मानसून जो है दक्षिण पश्चिम दिशा से प्रवेश करता है। ये हो गई आपकी दक्षिण दिशा, ये हो गई आपकी पश्चिम दिशा। क्लियर? ये हो गई आपकी पूर्व दिशा और ये हो गई आपकी उत्तर दिशा। ऑलराइट, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, सही रहेगा, क्योंकि गुजरात पश्चिमी राज्य है और अरुणाचल प्रदेश पूर्वी राज्य है। क्लियर? अब दक्षिण और पश्चिम, तो दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा कौन सी हुई? दक्षिण पश्चिम हुई। ये हो गया दक्षिण और ये हो गया आपका पश्चिम। यहां से 1 जून को, कितने जून को? 1 जून को भारतीय मानसून दक्षिण पश्चिम दिशा से अरब सागर की शाखा से भारत में प्रवेश करता है। ठीक है, और वर्षा ऋतु की शुरुआत भी कब होती है? 1 जून से होती है, जो कि कब तक चलती है? जून से सितंबर तक। ठीक है, 1 जून से मध्य सितंबर तक। ऑलराइट, क्लियर? तो दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति भी कब होगी? वर्षा ऋतु में होगी। सिंपल सी बात है। ऑलराइट, पूरा कंसेप्ट क्लियर? चला जाए आगे, चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, जेट धाराएं वायुमंडल के किस स्तर में चलती हैं? बता दो भाई। सबसे आसान सवाल है, बहुत अच्छे से डिटेल में आपको समझाया था, पूरे एक लेक्चर में ये बात मैंने आपको बताई थी। तो जेट धाराएं वायुमंडल के किस स्तर में चलती हैं? क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, चुंबक मंडल। बताओ जल्दी से, क्या लगता है आपको? क्या लगता है? देखा जाए तो इसका सही आंसर है भाई साहब क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल पृथ्वी के वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है? जल्दी से बताइए कमेंट करके, कौन सबसे पहले बताता है? पृथ्वी के वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है? पृथ्वी के वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें से है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ये हो गया आपका क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, ये है आपका बहिर्मंडल, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो ये जो क्षोभ मंडल है, ठीक है, ये जो क्षोभ मंडल है, यहाँ पर जो है जेट धाराएं चला करती हैं, जेट स्ट्रीम चला करती हैं। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 23, जेट धाराओं से संबंधित ही सवाल है कि जेट धाराएं शीत ऋतु में कहाँ चलती हैं? किस स्थान पर चलती हैं? तमिलनाडु के दक्षिण में, बिहार के दक्षिण में, हिमालय के दक्षिण में या फिर महाराष्ट्र के उत्तर में? जेट धाराएं शीत ऋतु में कहाँ चलती हैं? तमिलनाडु के दक्षिण, बिहार के दक्षिण, हिमालय के दक्षिण या फिर महाराष्ट्र के उत्तर में? जल्दी से बता दें आप सभी, जेट धाराएं शीत ऋतु में कहाँ रहती हैं? तमिलनाडु के दक्षिण, बिहार के दक्षिण, हिमालय के दक्षिण या फिर महाराष्ट्र के उत्तर? तो जेट धाराएं शीत ऋतु में हिमालय के दक्षिण में चला करती हैं। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 24, भारत में किस प्रकार की वर्षा हुआ करती है? बता दो भाई। पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा या फिर दोनों प्रकार की वर्षा या फिर इनमें से कोई नहीं? बताओ भाई। इस प्रकार के सवाल जो पूछे जाते हैं ना, ऑप्शन ए बी दोनों या फिर डी में इनमें से कोई नहीं, बहुत आसान हुआ करते हैं। भारत में बताओ भाई किस प्रकार की वर्षा होती है? देखा जाए तो भारत में पर्वतीय और चक्रवातीय दोनों प्रकार की वर्षा हुआ करती है। ऑलराइट, 24 क्वेश्चन हो चुके हैं। 25वां सवाल है, भारत में शीत ऋतु का समय बता दो भाई। ठंड कब से कब तक होती है?
जल्दी जल्दी जल्दी, सबसे आसान सवाल है, 2 सेकंड में इसका आंसर आना चाहिए। मध्य जून से सितंबर, मध्य नवंबर से फरवरी, नवंबर से दिसंबर या फिर जनवरी। जल्दी 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 बढ़ा जाए। तो ये है मध्य नवंबर से फरवरी तक। भारत में शीत ऋतु का समय कौन सा है? मध्य नवंबर से फरवरी तक है। ठीक है, शुरुआत कब से कब तक होती है? मध्य नवंबर से हो जाती है जैसे ही दिवाली निकलती है, और दिवाली के टाइम पर हल्की हल्की ठंड होने लगती है, और फरवरी तक रहती है। जून से सितंबर तक तो भाई वर्षा होती है, बारिश का मौसम होता है। नवंबर से दिसंबर, सिर्फ नवंबर से दिसंबर तक तो नहीं ही है, क्योंकि शुरुआत कब से कब तक है? नवंबर से फरवरी तक है, यानी कि शुरू होती है नवंबर में, फरवरी तक चलती है। नवंबर दिसंबर इंक्लूडेड हैं, ठीक है, लेकिन समय वो नहीं है कि सिर्फ नवंबर और दिसंबर में होती हो। फिर अगला ऑप्शन दिया है जनवरी से। क्या जनवरी से शुरू होती है? बिल्कुल नहीं। दिसंबर और जनवरी दो ऐसे महीने हैं जिसमें ज्यादा ठंड होती है, लेकिन शुरुआत कब होती है? मध्य नवंबर से होती है और फरवरी तक ठंड चलती है। ऑलराइट, तो भाई 25 सवाल हो चुके हैं, मात्र 5 सवाल बचे हैं। तो उसमें 26वां सवाल है आप सभी के लिए, शीतकालीन वर्षा से किस फसल को लाभ पहुंचता है? बताइए, शीतकालीन वर्षा, ठंड के मौसम में जब बारिश होती है तो उस बारिश से किस फसल को जो है लाभ पहुंचता है? खरीफ की फसल, जायद की फसल, रबी की फसल, अगहनी फसल। बता दो भाई जल्दी से। अब आपको इसके लिए ये पता होना चाहिए कि शीत ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती है। अगर वो पता है तो भाई सवाल बन गया, बात खत्म। रटने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ समझने की जरूरत है कि किस मौसम में कौन सी फसल बोई जाती है। जो फसल जिस मौसम में बोई जाती है, यानी कि शीत ऋतु में जो भी फसल बोई जाती है, इनमें से उस फसल को लाभ पहुंचेगा। तो चलिए, शीतकालीन वर्षा से किस फसल को लाभ पहुंचता है? तो रबी की फसल को लाभ पहुंचता है, क्योंकि रबी की फसल कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, ठीक है, और काटी कब जाती है? मार्च अप्रैल में इस फसल को काट लिया जाता है। ऑलराइट, ये होता है भाई बोया जाना, और ये होता है मार्च से अप्रैल में इस फसल की कटाई होना। ऑलराइट, चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 27। ग्रीष्मकाल में सबसे अधिक तापमान किस स्थान में रिकॉर्ड किया जाता है? बताओ भाई, रामनगर, गंगानगर, यमुनानगर, सीतापुर। जल्दी से, ग्रीष्म काल में सबसे अधिक तापमान किस स्थान में रिकॉर्ड किया जाता है? रामनगर, गंगानगर, यमुनानगर या फिर सीतापुर? देखा जाए तो इसका सही आंसर है गंगानगर। ग्रीष्म काल में सबसे अधिक तापमान गंगानगर में दर्ज किया जाता है। गंगानगर पता है कहाँ है? गंगानगर है भाई राजस्थान में। राजस्थान वालों, आपका आंसर तो सही जाना चाहिए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः कहाँ आते हैं? पूछा गया है, भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः कहाँ आते हैं? गुजरात में, असम में, उड़ीसा में, पंजाब में। बताओ भाई जल्दी से, उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ आते हैं? गुजरात, असम, उड़ीसा, पंजाब। पश्चिम में आते हैं, पूरब में आते हैं, उत्तर में आते हैं। बताओ भाई जल्दी से। 3 दिशाओं के राज्य आपको दिए गए हैं। क्या लगता है? चक्रवात भैया उड़ीसा में आते हैं, पूर्वी तट पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात। क्लियर? चलिए, मात्र 2 सवाल बचे हैं और अब है आपके पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन अत्यल्प वर्षा वाला क्षेत्र है? अत्यल्प यानी कि अति अल्प। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? लेह, केरल, नागपुर या फिर शिलोंग? क्या लगता है? देखा जाए तो लेह में सबसे कम वर्षा होती है। कहां पर? लेह में सबसे कम वर्षा होती है। 29 सवाल हो चुके हैं और अब है आज का आखिरी सवाल, 30वां सवाल। और जैसे ही 30वां सवाल खत्म होगा, उसके बाद पूरी ईमानदारी से और फटाफट आपको काउंट करना है कि 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। जल्दी से टाइप करके बता देना है कि मैम मेरे 30 में से इतने सही हैं। देखते हैं कि आज का विजेता कौन होगा। इनमें से कौन वायुमंडलीय दशाओं का तत्व नहीं है? क्या पूछा गया है? इनमें से कौन वायुमंडलीय दशाओं का तत्व नहीं है?
तापमान, लवणता, आर्द्रता, वायुदाब। क्या लगता है? तापमान, लवणता, आर्द्रता, वायुदाब। देखा जाए वायुमंडलीय दशाओं का तत्व कौन सा नहीं है? आपको मैंने 6 तत्व बताए थे, ठीक है। जलवायु को निर्धारित करने वाले 6 तत्व या वायुमंडलीय दशाओं के 6 तत्व आपको बताए थे। इनमें से जो है 3 तत्व आपको दिए हैं, एक पहचानना है कि कौन सा नहीं है। तो इसका सही आंसर है भाई लवणता, ठीक है। लवणता जो है जलवायु को या वायुमंडलीय दिशाओं को निर्धारित नहीं करता है, ठीक है। तापमान, आर्द्रता और वायुदाब करते हैं। 3 यहां पर दिए गए हैं, ठीक है। और मैंने आपको टोटल कितने बताए हैं? टोटल मैंने आपको 6 बताए हैं। तो बाकी के 3 जल्दी से कमेंट करके बता दो कि बाकी के 3 तत्व और कौन कौन से हैं जो भारत देश की जलवायु को निर्धारित करते हैं या वायुमंडलीय दशाओं को निर्धारित करते हैं। ऑलराइट, चलिए तो 30 सवाल खत्म हो चुके हैं। जल्दी से आप सभी कमेंट करके बता दो कि आपके 30 में से टोटल 30 क्वेश्चन हुए हैं, तो टोटल 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही हैं? बता दें जल्दी जल्दी जल्दी। क्या लगता है? तेजी से बताएं भाई, क्या हो सकता है इसका मतलब 30 में से कितने सही हो सकते हैं आपके? ठीक है, आंसर तो खत्म हो चुके हैं, तो ये बात तो होगी नहीं कि इसका आंसर क्या होगा। अब सवाल ये है कि 30 में से कितने आंसर आपके सही होंगे। तो जल्दी से काउंट करें और मुझे बता दें। और आज हमने 30 MCQ के साथ इस चैप्टर का एक और पड़ाव पार कर लिया है। अब इसके बाद बारी आएगी किसकी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की, जो कि आपको अगले लेक्चर में कराए जाएंगे। तो अगर आप हमारे डेली के लाइव लेसन और रिकॉर्डेड लेसन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीजें उपलब्ध हैं मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक स्टडी नोट्स भी चाहते हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में उपलब्ध हैं। जी हाँ, CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इतने सारे बोर्ड के सिलेबस को कवर कराया जाता है। साथ ही साथ उन सारे स्टेट बोर्ड के सिलेबस को कवर कराया जाता है जहां पर NCERT का पैटर्न फॉलो होता है, क्योंकि हम पढ़ाते हैं आपको NCERT से। कई सारे स्पेशल कोर्सेज भी हमारे पास हैं, जैसे कि वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेज एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ एकदम फ्री में उपलब्ध कराए जाते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश